वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे साधारणीकरण की। साधारणीकरण है क्या? साधारणीकरण का अर्थ है निर्व्यक्तिकरण, अर्थात जब व्यक्ति किसी दृश्य के साथ अपने आप को असाधारण रूप से प्रस्तुत कर देता है, उसमें लीन हो जाता है, उसमें लय हो जाता है और निर्व्यक्तिकरण की अनुभूति उसे होने लगती है। काव्य में वर्णित दुष्यंत आदि पात्रों के भाव किसी प्रकार से साधारण द्वारा ग्राह्य होते हैं। इसी विचारधारा को साधारणीकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि साधारणीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो है व्यक्तित्व का विलय, अर्थात निर्व्यक्तिकरण, अपने आप को भुला देना, उस दृश्य के साथ आत्मसात कर लेना, यही साधारणीकरण है। संबंध विशेष का त्याग, स्वयं को असाधारण रूप से प्रस्तुत कर देना। साधारणीकरण सामान्यकृत अनुभव है जिसमें वस्तुएं स्थान काल की उपाधि से मुक्त होकर निर्व्यक्तिकरण रूप से दिखाई देती हैं तथा अनुभव होने लगती हैं। साधारणीकरण शब्द का संबंध रस निष्पत्ति से है। भट्टनायक के अनुसार भावना या भावगत व्यापार ही साधारणीकरण है। काव्य में वर्णित दुष्यंत आदि पात्रों के भाव किसी प्रकार से सरल साधारण द्वारा ग्राह्य होते हैं। इसी का पोषण साधारणीकरण करता है। साधारणीकरण की प्रक्रिया, अब मैं आपको साधारणीकरण की प्रक्रिया समझा रही हूँ। यहाँ पे साधारणीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सहृदय अपने सामान्य मानवीय हृदय द्वारा काव्य या जीवन की विभावादि को सामान्यकृत अथवा मानवीय रूप में ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को सहृदय काव्य नाटक के मूल पात्र दोनों का भावगत तथा स्थानगत तथा विशिष्ट उपाधियों को छोड़कर सामान्य रूप धारण कर लेते हैं। साधारणीकरण का व्यापार विशिष्ट भावों की वैयक्तिक अनुभूति को रस रूप में परिणत करके सामाजिकों को भी उसकी अनुभूति करा देता है। ये क्रिया पाठक, श्रोता, दर्शक, कवि सबके हृदय में घटित होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साधारणीकरण की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली पूर्व ज्ञान, दूसरी इंद्रिय सन्निकर्ष, तीसरी अनुभूति, चौथी तुलना और 5वीं सामान्यकरण। प्रथम अवस्था में सहृदय काव्यशास्त्र आदि के अध्ययन तथा लोक निरीक्षण से काव्य या जगत की अनुभूतियों को समझने की शक्ति पाता है। द्वितीय अवस्था में वह काव्य, नाटक अथवा प्रत्यक्ष जीवन दृश्य रागात्मक रूप से देखता है और निज के सुख दुख आदि भावों से युक्त होता है। तृतीय अवस्था में वह काव्य पढ़ते या नाटक देखते समय पात्रों को विशिष्ट देश काल, नाम आदि उपाधियों से मुक्त रूप से देखने का अनुभव करने लगता है। चतुर्थ अवस्था में वह मन में आए हुए विशिष्ट उपाधियों से युक्त पात्रों को अपनी कल्पना द्वारा, अपने पूर्वोपार्जित अनुभूतियों द्वारा तथा संस्कारों में बार बार तुलना करने लगता है। यही तन्मयता की स्थिति होती है। और 5वीं स्थिति में उन पात्रों में पूर्वोपार्जित अनुभूतियाँ, आदर्शों, संस्कारों की अनुरूपता
पाकर उनको उपाधि युक्त रूप में निरूपित कर देता है। इसी को साधारणीकरण की स्थिति कहते हैं। इसमें पात्रगत अनुभूतियों में सब प्रकार की व्यक्तिनिष्ठता दूर हो जाती है। संस्कृत आचार्यों द्वारा साधारणीकरण की व्याख्या सबसे पहले भरत मुनि के सुविख्यात सूत्र की व्याख्या करने से जो 4 प्रसिद्ध आचार्य हैं, सर्वप्रथम भट्टनायक ने साधारणीकरण का शब्द प्रयोग किया, उसका स्वरूप समझने का प्रयत्न किया। भट्ट, लोल्लट व शंकुक ने रससूत्र की व्याख्या की थी और उस पर आरोप लगाया कि साधारण पाठक या श्रोता मूल नायक नायिका अथवा कवि किसी प्रकार निर्मित पात्रों के भावों से रसास्वाद प्राप्त कर लेता है। भट्टनायक ने इसी का समाधान करते हुए साधारणीकरण कृत को प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि दर्शक पहले अभिधा शक्ति से नायक नायिका के संबंध में अर्थ ग्रहण करता है। इस व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। भावना का व्यापार का संबंध कवि कर्म से है। अतः भट्टनायक के साधारणीकरण में केवल विभावादि के साधारणीकरण पर बल दिया गया है। फिर भी उन्हें कवि कर्म का साधारणीकरण अभीष्ट है। उनके साधारणीकरण विवेचन में कवि निरूपित विभावादि को सामान्यकृत रूप में अपनी अनुभूति का विषय बनाने से उनके हृदय में सत्रोदेक होने की बात कही गई है। अतः सहृदय के साधारणीकरण की बात उन्हें मान्य है। भट्टनायक के संक्षिप्त कथन की व्याख्या करने का श्रेय उनके शिष्य अभिनव गुप्त को है। साधारणीकरण द्वारा कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न रहकर सामान्य प्राणी मात्र बन जाता है। देश काल की सीमा से न बंधे रहकर सार्वदेशिक बन जाता है। अर्थात काव्य में नायक नायिका जिन व्यक्तिगत भावों के वाहक होते हैं, नाटक देखने या काव्य पढ़ने से सहृदय पाठक के हृदय में साधारणीकृत हो जाते हैं। हृदय भी साधारणीकृत हो जाते हैं। उनमें से ये मेरा है, ये पराया है, ये मैं हूँ, ये वो है का भाव तिरोहित हो जाता है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में को पढ़ते समय दुष्यंत की शकुंतला के प्रति जो रति भावना है वो साधारण पाठक के लिए शुद्ध सात्विक भाव बन जाता है। उस भाव का उद्रेक सहृदयों के हृदय में उसी रूप से होगा। अतः साधारणीकरण विवेचन में सहृदय के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया है। अभिनव गुप्त के बाद मम्मट ने साधारणीकरण की अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि मम्मट ने साधारणीकरण की व्याख्या अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि ये मेरे हैं, ये मेरे शत्रु नहीं हैं, ये मेरे शत्रु हैं आदि उदासीन व्यक्ति के ही शत्रु हैं। इस प्रकार के नाना संबंधों से संबंधित विदित नहीं होता। ऐसे संबंधों में ग्रहण या त्याग का ज्ञान इन अवसरों पर बना नहीं रहता। मम्मट के टीकाकार गोविंद ठाकुर का मत है कि भावकत्व ही साधारणीकरण है। इसी व्यापार के द्वारा विभाव, स्थायी भावों का साधारणीकरण हो जाता है। साधारणीकरण में सीता आदि विशेष स्त्रीजनों ने साधारण कामनी रूप को
में साधारण कामनी रूप को समझ लिया जाता है। स्थायी भाव व अनुभाव का साधारणीकरण का अर्थ है विशेष संबंध से मुक्ति। रसास्वाद के पहुँचने के लिए 2 सोपानों को माना गया। प्रथम सोपान काव्यगत नायक राम, दुष्यंत आदि पात्र धीरोदात्त, धीर प्रशांत आदि नायकों के अवस्था के द्योतक होते हैं। दूसरे सोपान पर काव्यगत पात्र अपने विशेष व्यक्तित्व, रामत्व और सीतात्व को छोड़कर सामान्य पुरुष और स्त्री बन जाते हैं और तब सहृदय को रसास्वाद प्रदान करते हैं। उनके कथन का सार यही है कि काव्य दर्शन पाठन के समय नायक के प्रति सहृदय का पूर्ण संस्कारजन्य भाव विलुप्त हो जाता है। उनके सम्मुख ऐतिहासिक व्यक्ति के निर्मित पात्र रह जाता है। धनंजय की व्याख्या का महत्व है कि उन्होंने अपनी व्याख्या का आधार तो भट्टनायक अभिनवगुप्त को ही बनाया है, पर कविता का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किया है। कविता को उल्लेख फिर भी उनकी सीमा में कविता पहली बार आई है। कवि निर्मित पात्र के पहली बार किया है और फिर भी उसकी सीमा में कवि निर्मित पात्र के प्रति पूर्व परिस्थिति के कारण पूजा आदि का भाव बना रहता है। ये उन्होंने नहीं सोचा। धनंजय के उपरांत इस दशा में उल्लेखनीय कार्य आचार्य विश्वनाथ ने किया है। आचार्य विश्वनाथ ने विभावादि, स्थायी भाव तथा सामाजिक का साधारणीकरण बताते हुए सहृदय के आश्रय का साथ तादात्म्य की भी चर्चा की है। विश्वनाथ के मतानुसार रसास्वाद के समय विभावादि को ये मेरे हैं अथवा ये मेरे नहीं हैं अथवा ये अन्य के नहीं हैं, इस विशेष रूप से परिच्छेद अथवा संबंध या संबंध विशेष का स्वीकार करना परिहार होता है। विश्वनाथ के बाद रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ ने साधारणीकरण को प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार तो नहीं किया, पर उनका भट्टनायक की बातों से मतभेद है। पंडित राज जगन्नाथ ने व्यंजना को स्वीकार करते हैं, किंतु भट्टनायक नहीं। ये दोष अर्थात आत्मा की अज्ञानाविच्छिन्नता को मानते हैं, जबकि भट्टनायक उसे नहीं मानते, फिर भी स्वीकार करते हैं कि दोष के द्वारा सहृदय का आलंबन शकुंतला के प्रति वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाता है जैसा आश्रय दुष्यंत का। प्रकारांतर से वह साधारणीकरण की बात मान लेते हैं जो प्रक्रिया है और उन्होंने बताई है, निश्चय ही अस्पष्ट है। बहुत से विद्वानों ने, आपने देखा कि संस्कृत के आचार्यों ने, बहुत विद्वानों ने साधारणीकरण की व्याख्या की है। जिन्होंने रस की व्याख्या की है, साथ में साधारणीकरण की व्याख्या की है। साधारणीकरण के साथ ही रस की प्राप्ति होती है, रस में व्यक्ति आनंद निमग्न हो जाता है। इसीलिए साधारणीकरण की जो अवस्था है उसका वर्णन हिंदी के आचार्यों ने भी किया है, जिसका वर्णन मैं अगले वीडियो में आपको करूँगी। धन्यवाद।